हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। सेक्शन बी वाला पार्ट कर रहे थे, तो उसमें से हम लोग 23 तक कर लिए हैं। 24 करते हैं। 24 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी। ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, तो एबीसी का जो इसका एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा बनाना था। और दिया हुआ है कि ईएफ 15.4, ये दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो आप जो है ये बीसी की लंबाई निकालेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, उनकी जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होता है, कोरेस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि क्या होगा, लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, इसलिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू होगा बीसी अपॉन बीसी का स्क्वायर और बटा ईएफ का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया 64 और बटा ये इसका 121 अपॉन बीसी हमें निकालना है, तो बीसी को बीसी ही रहने देते हैं। और ईएफ दिया हुआ है 15.4, ये स्क्वायर जो है 15.4, ये बीसी का स्क्वायर और इसका ये 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर हम दोनों पे बांट देंगे। 64 को हम 8 का स्क्वायर और 121 को 11 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि BC अपॉन 15.4 का ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 8/11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब यहां से हम यहां से BC निकालेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं BC इंटू 11 इक्वल टू 8 इंटू 15.4। इसलिए यहां BC क्या मिलेगा, 8 इंटू 15.4 और बटा 11। ठीक है, तो इतना इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3 और 8 बचे 40 और 3 43 के 3, हाथ में 4, 8 एकम 8 और 4 12। एक अंक के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो एक अंक के बाद और बटा 11। उसके बाद 1232 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, या यहाँ पॉइंट भी है, तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1 3, 11 एकम 11, 3 में से गया 2 और ये पॉइंट है तो पॉइंट और ये 2, तो 11 दूनी 22 कट गया। यानी कि क्या मिला, 11.2। इसलिए BC इक्वल टू क्या मिल गया, 11.2। ये हमारा BC निकल गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग।
अब हमारा कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात करें। 25वां क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या जो है r = 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये निकालना है। ठीक है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4/3πr³। तो 4/3 तो 4/3, पाई इक्वल टू कितना 22/7, r इक्वल टू 7 तो 7 × 7 × 7, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 चौके 88 × 7 = 49 और बटा 3। ठीक है, 88 × 49 करते हैं, 8 × 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 × 9 72 और 7 × 2 = 9 79, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 35, 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4। और इसको फिर जो है 3 से डिवाइड करेंगे। 4 3 7, 1 8 और 2 10, पूरा नहीं कटेगा। तो 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया 1 3, 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1 1, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2 2, 3 7 21, 2 में से 1 गया 1.0, 3 तिया 9, ये ऐसे आएगा। यानी कि कितना मिला 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस गोले का आयतन होगा। एक बार चेक कर लो मल्टीप्लिकेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो 22 चौके 88, 7 7 49 और बटा ये 3, इसको देख लेते हैं। 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 72 7 79, ठीक है। उसके बाद 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 के 42, ठीक है। 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड, 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया 1 3, 3 चौके 12, 3 में 2 गया 1 1, 3 तिया 9, 11 से 3 गया 2 और 2, 3 7 21, 2 में से गया 1.0, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, मिटाते हैं। अब हमारा है 26 नंबर, निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहां पे ये दिया हुआ है 26वें नंबर पे, 26वें नंबर पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, वो हमारा x कहलाएगा, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। ठीक है, तो x कितना कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। और f कितना कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है,
2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, और fx कितना हो जाएगा, fx कितना हो जाएगा, तो 10 चौके 40, 15 छक 90, 20 किया 60, 25 दूना 50 और 30 पचे 150। ये इसका fx हो गया। सिग्मा f निकाल लेते हैं। सिग्मा f कितना होगा, 4 6 10 और 3 13, 2 15 और 5 20। सिग्मा fx निकालते हैं। 0 4 और 13 13 और 6 19, 19 5 24, 24 5 29, हाथ में 2 और 1 3। ठीक है, तो इसका जो है कह रहा है कि माध्य निकालिए, यानी कि a निकालिए। ये सिग्मा fx है, तो a बराबर क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि 390 और बटा 2 20। तो ये 0 से 0 कट गया, तो 39 बटा 2, यानी कि 19 दूनी 38 और 19.5 ये निकला। ठीक है, ये इसका ए निकल गया, माध्य निकल गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः इतना इतना तथा इतना है। ठीक है, मिटाते हैं। सत्ताईस नंबर का आ रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4 -4 3 और 8 6 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर। ये मान ली जाएगी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें जो है ये 3 4 है, ये -4 3 है और ये 8 6 है। ठीक है, तो इसका जो है क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसको अगर हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, और ये हमारा x3 और y3 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 x1 इंटू x1 के बाद क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y2 y3 फिर y3 y1 और फिर y1 y2, ये है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं, हाफ को हाफ इंटू x1 हमारा कितना है 3 और 4 है, x1 कितना है 3 है, तो 3 इंटू y2 कितना है 3 है, और माइनस y3 कितना है 6 है, और प्लस x2 कितना है, x2 है -4, तो -4 और इंटू y3 6 है, और माइनस y1 4 है, और प्लस x3 कितना है, x3 8 है, और इंटू y1 कितना है 4 है, और
y2 3 है। ठीक है, ध्यान से, गड़बड़ तो नहीं हुआ। x1 3 है, x1 3 है, ठीक है, y2 3 है, माइनस y3 6 है, ठीक है, प्लस x2 हमारा -4 है, ठीक है, y3 6 है, ठीक है, माइनस y1 4 है, ठीक है, प्लस x3 कितना है 8 है, और y1 कितना है y1 4 है, और माइनस y2 कितना है 3 है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ को हाफ, 3 और इनटू 6 में से 3 गया 3, -3 है, और ये प्लस -4, और 6 में से 4 गया 2, और प्लस 8 और इनटू 4 में से 3 गया 1। ठीक है, इतना इक्वल टू हाफ को हाफ, 3 किया 9, -9 और -4 दूनी 8 और प्लस 8। ठीक है, तो -8 प्लस 8 ये कैंसल हो गया, बचा क्या, इतना इक्वल टू हाफ इंटू -9, हाफ इंटू -9। ये -9 कैसे आएगा, -9 बटा एरिया कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, एरिया नेगेटिव कैसे होगा, सब सही किया हुआ है ना। -4 और 3 8 और 6 ये तो ठीक है। x1 y2 माइनस y3, x2 x3 y2 2 3 3 1 और 1 2, ठीक तो है। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, x1 3 है इंटू y2 भी 3 है, और माइनस y3 6 है, और प्लस x2 -4 है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एरिया नेगेटिव कैसे आएगा, -4 6 में से 4 गया तो 2, और प्लस 8 और इंटू 4 में से 3 में 1, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, -8 प्लस 8, -9 बटा 2 कैसे आएगा, -9 बटा 2 कैसे आएगा। यहां पे ये गड़बड़ हो गया है, ये y1 जो है, y1 हमारा कितना है, y1 4 है, y1 तो 4 ही है, -4 इंटू y। दोस्तों यहाँ पे इसका जो एरिया आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, इक्वल टू -9 बटा 2 यानी कि -4.5 आ रहा है ये एरिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ट्रायंगल का क्या, किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो, किसी का भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो या तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार चेक कर लिया, कहीं भी गलती नजर नहीं आ रही है। तो या तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कहीं प्लस माइनस का कुछ मिसप्रिंट वगैरह होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको इतना ही करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार देखिएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 28वें नंबर में है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 एवं C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म 3x प्लस 12y इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है 2x प्लस 8y इक्वल टू 7। तो ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म असंगत है। तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म इतना असंगत है। बाय कंपेयरिंग द रेशियो A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2, फाइंड आउट दैट द फॉलोइंग पेयर इतना इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, एक तो होता है अविरोधी समीकरण। अविरोधी को क्या बोलते हैं? संगत समीकरण को संगत भी बोला जाता है और विरोधी को क्या बोला जाता है? विरोधी को असंगत बोला जाता है। असंगत बोला जाता है। ठीक है, और अविरोधी को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और विरोधी को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अविरोधी का जो कंडीशन क्या होता है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है। ठीक है, विरोधी का क्या होता है? A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 होता है। ठीक है, और एक होता है आश्रित समीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। आश्रित का क्या होता है कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसमें कह रहा है कि इनका जो रेशियो है उनका कंपेयर करके आप बताइए कि निम्नलिखित युग्म असंगत है। तो असंगत होने के लिए ये वाला कंडीशन होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो 3 बटा यहाँ पे ये A1 है और ये A2 है, तो A1 बटा A2 जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 बटा 2। और B1 बटा B2 निकालेंगे तब क्या मिलेगा? B1 बटा B2 निकालेंगे तो 12 बटा 8। 4 से 4 किया 12, 4 दूनी 8, तो क्या मिला? 3 बटा 2। तो जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 हो मिल गया, ठीक है, और ये C1 बटा C2 क्या है? 5 बटा 7 है। C1 बटा C2 क्या है? 5 बटा 7 है। तो C1 और बटा C2 कितना है? 5 बटा 7 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों हमें बराबर मिल रहा है। तो असंगत होने के लिए, इनकंसिस्टेंट होने के लिए यही कंडीशन है। तो ये कंडीशन लागू हो रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, असंगत है या विरोधी समीकरण है। ठीक है, हो गया तो
29 क्या है कि 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। 4t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 1 है, इतना का क्या निकालना है, मूल निकालना है, रूट निकालना है। फाइंड द जीरो ऑफ इतना 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये हमारा 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 है। तो सबसे पहले इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। अब इसको जो है हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कर देंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें से हम 2t कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2t माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2t और माइनस 1 इक्वल टू 0। इंप्लाइज टू ये क्या हो रहा है, 2t माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम इफ 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। इस केस में भी वही सेम मिलेगा, इस केस में भी सेम मिलेगा, इस इधर भी निकालेंगे 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से एक को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 और बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, -4 और ए कितना होगा, 4 होगा। तो माइनस को माइनस और b इक्वल टू -4 और बटा a इक्वल टू 4। ठीक है। तो अच्छा 1/2 मिलकर के ये कितना होगा, 1 + 1/2 इक्वल टू, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो 4/4। ये 4 कट गया तो 1 मिला। इधर कितना मिलेगा, 1 2/2। इधर भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, यानी कि 1 इक्वल टू 1 होगा। यानी कि क्या होगा, तो LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है। सेकेंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा हमारा कितना है, 1/2 और बीटा कितना है, 1/2 और c/a कितना है, 1 और बटा a कितना है, 4। तो 4 यानी कि 1/4 इक्वल टू 1/4। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी। इसलिए LHS इक्वल टू RHS ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो इतना काम करना था इसमें 29। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तीसरा क्वेश्चन वो करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लास्ट, कि बाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3 और 2 से समदूरस्थ हो।
ये बाई अक्ष पे स्थित है। ये अगर ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। बाई अक्ष पर स्थित, तो बाई अक्ष कौन सा है? ये है। बाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु हो -5 -2। तो -5 और -2 इसमें होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट है -5 और -2 तथा 3 2 से समदूरस्थ है। 3 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये 3 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो कह रहा है कि इनका जो है क्या निकालिए, बाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का जो है निर्देशांक निकालिए। ठीक है, और ये दोनों जो है यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो जब ये बाई अक्ष पे स्थित होगा, बाई अक्ष पे स्थित होगा, बाई अक्ष पे स्थित जब होगा तो किसी भी पॉइंट से यहां से जब हम एक्स अक्ष पे जाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? मूल बिंदु मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। एक्स अक्ष वाला हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और दूसरा पॉइंट हमें मालूम नहीं है बाई अक्ष पे। तो दूसरा पॉइंट, एक तो हमें 0 मिल गया, दूसरा हमें मान लेते हैं कि ये P है, एक बिंदु P है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? यानी कि अच्छा, और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को, ये जो मान लीजिए पॉइंट है, इसको M मान लेते हैं। तो क्या होगा कि कह रहा है कि AM बराबर BM होगा। AM कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यानी कि ये 0 है तो 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1। बाई 2 कितना है? बाई 2 P है, तो P माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार bm कितना हो जाएगा? bm भी कितना ही होगा, bm भी ये x2 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या फिर अगर 3 को हम x1 मानते हैं इसको, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इसको हम 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर समझ सकते हैं और प्लस p माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 और प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो p स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4p और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना होगा? 5 बचे 25 और प्लस p स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4p और प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 9, इक्वल टू ये 9 और 4। अच्छा देखो, पूरा लिख देते हैं, प्लस p स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 4, इधर भी प्लस 4 इधर भी प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ माइनस 4p प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? बचा इधर 4p और इधर माइनस 4p, तो 4p माइनस 4p को इधर लाएंगे तो प्लस 4p इक्वल टू इधर कितना बच गया है? 9 बचा है, तो 9 और प्लस 25 उधर जाकर के -25 होगा, प्लस 25 उधर जाकर के -25 होगा। तो 4 और 4 8p इक्वल टू 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6 माइनस 16। तो p इक्वल टू क्या मिलेगा? p इक्वल टू क्या मिलेगा? -16 और बटा 8 8 दूनी 16, यानी कि p इक्वल टू -2 मिला।
P इक्वल टू कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, तो P इक्वल टू -2 मिला, तो ये जो हमारा M पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, M इक्वल टू पॉइंट M इक्वल टू मिला 0 और -2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब जो है सेक्शन बी के बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन सी में। इसमें है प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 31 से 38। इनमें से इन 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये अब 31 से 38 अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।